Hi, good morning everyone, my friends. How are you all? So we are starting question and answer session of chapter number 3 GST, charge of GST from CA Intermediate Study Material. CS और CMA स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी प्रैक्टिस कर लें. ऑनलाइन डाउनलोड हो जाती है बुक और क्वेश्चन आंसर्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत डिटेल में मुझे डिस्कशन करना होगा. जहाँ पर भी कोई अच्छा एग्जाम्पल आएगा वो हम करेंगे और जो पीछे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे. अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पहले ही आप इसको रिवाइज कर आ सकते हैं, क्योंकि इससे आपको फ़ायदा होगा. प्रोविजंस आप रिकॉल कर लेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स करने में आपको थोड़ा सा ईजी रहेगा. यू कैन सी जीएसटी इज़ ह्यूज, इट्स ह्यूज, 770 पेजेस. एंड इफ़ वी रिमूव द डुप्लीकेशन पार्ट, जिसमें कि पहले आपको एक्ट बताया फिर उसकी एनालिसिस बताइए, तो भी 500 पेजेस तो बन ही जाएंगे. मैं आपके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस करने वाला हूँ. टैक्सपेयर तोलाराम इज अ मैन्युफैक्चरर हु हैज़ ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स. आपको पता होगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम जो है गुड्स के लिए भी हो सकती है. गुड्स के साथ आप कुछ कुछ सर्विसेज भी दे सकते हैं. इवन रेस्टोरेंट सर्विस तो दे ही सकते हैं, बट बाकी सर्विसेज भी एक लिमिट तक दे सकते हैं. और जो सिर्फ सर्विस सेक्टर में है उनके लिए 2/2019 के नोटिफिकेशन है, जिन्हें 3% यानी 6% पर जीएसटी देना होता है अपने टर्नओवर का. अच्छा सर, इन्होंने जो है कॉम्पोजिशन लेवी के लिए ऑप्ट करा है और इनकी 2 यूनिट्स हैं. एक A1 है यूपी में और दूसरी है मध्य प्रदेश में. दोनों ही अलग अलग स्टेट्स हैं, तो उन्होंने दोनों ही जगह पर रजिस्ट्रेशन लिया होगा, क्योंकि जीएसटी में हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी होता है. टोटल टर्नओवर ऑफ 2 यूनिट्स इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वॉज 115 लाख, यानी कि एक यूनिट में 85 लाख रुपीज़ है और दूसरी जो आपकी यूनिट है मध्य प्रदेश में है उसके लिए 30 लाख रुपीज़ है. टर्नओवर ऑफ यूनिट्स A1 एंड A2 इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 5 लाख रुपीज़ एंड 10 लाख respectively. Compute the amount payable under composition levy under section 10 subsection 1 10 subsection 2 of CGST Act 2017 by तोलाराम. आपको पिछले साल का टर्नओवर इसलिए दिया है क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर सारी यूनिट से मिलाकर पूरे ऑल ओवर इंडिया पे सेम पैन नंबर पर जितनी भी यूनिट्स हैं उसका टर्नओवर अगर 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. तो बिल्कुल सही है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. करंट ईयर में जो भी क्वार्टर आएगा उसका जो भी टर्नओवर होगा उसका 1% यानी आधा % CGST आधा % SGST ये सरकार को पे करेंगे. पे क्वार्टरली करेंगे, रिटर्न अपनी साल की साल भरेंगे. ये कॉम्पोजिशन वाले फॉलो करते हैं. तो 5 लाख पर 1% हुआ 5,000 रुपये और 10 लाख पर हुआ 10,000. इसमें 2,500 रुपये है सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा CGST, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा SGST. सिमिलरली जो है 10,000 का भी आप 50-50% कर सकते हैं, यानी 0.05% 10 लाख का निकाल सकते हैं. कितना CGST होगा, कितना SGST होगा. इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे हम. टैक्स पेयर भोलाराम इज अ ट्रेडर. पहले केस में क्या था, मैन्युफैक्चरर. दूसरे केस में क्या है, ट्रेडर. अच्छा, हु हैज़ ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी फॉर गुड्स. ये टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट गुड्स दोनों ही जो है बनाते होंगे. उनका एक रिटेल शोरूम है A1 जो कि पंजाब में है और इनका रिटेल शोरूम A2 है वो राजस्थान में है. तो अगेन इनका 2 स्टेट में ऑपरेट करते हैं, एक पंजाब एक राजस्थान, और दोनों के लिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है ले रखा होगा. बोथ सेलिंग टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्टेड गुड्स. टैक्सेबल भी बेचते हैं, एग्जेम्प्टेड भी बेचते हैं. इनका जो टर्नओवर था पिछले साल का वो 115 लाख रुपीज़ था. एक यूनिट का था 85 लाख, दूसरे का था 30 लाख रुपीज़. तो अगर टर्नओवर आपका 1.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो उस केस में आप कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल कर सकते हैं. तो इन्होंने ऑप्शन ले लिया. करेंट ईयर में जो है A1 जो यूनिट आ रही है उससे इनका टर्नओवर आता है पहले क्वार्टर का. करंट ईयर के पहले क्वार्टर में टर्नओवर आ रहा है 35 लाख रुपीज़, जिसमें कि 15 लाख रुपीज़ जो है A1 यूनिट का है, जिसमें 5 लाख जो है वो टैक्सेबल का है और 10 लाख एग्जेम्प्टेड का है. और A2 यूनिट का है 20 लाख रुपए, उसमें 10 लाख जो है टैक्सेबल का और 10 लाख एग्जेम्प्टेड का है. सर ये जो टैक्सेबल है एग्जेम्प्टेड है, टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड है, हम तो कंफ्यूज हो गए, क्या पूरे पर लगाएंगे या सिर्फ टैक्सेबल वाले पर लगेगा कॉम्पोजिशन के अंदर. तो दोस्तों कॉम्पोजिशन में जब आप पिछले साल का टर्नओवर चेक करते हैं उसमें तो आप पूरे साल का ही टर्नओवर चेक करते हैं, चाहे वो टैक्सेबल का हो एग्जेम्प्टेड का हो, सारे टर्नओवर को आप ऐड कर देते हैं. पर जब आप करेंट ईयर की बात करेंगे
तो उसमें कुछ केसेस होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो फिर तो आप आधा आधा % टर्नओवर का निकाल लेंगे। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई करते हैं तो भी आप 2.5% टर्नओवर का जो है कॉम्पोजिशन स्कीम में पे करेंगे। अदरवाइज अगर आप ट्रेडर हैं और ऊपर कैटेगरीज में फॉल नहीं करते तो उसमें आप आधा आधा % टर्नओवर ऑफ सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई का पे करेंगे। तो मैन्युफैक्चरर को टोटल पर करना है, रेस्टोरेंट सर्विस को टोटल पर करना है, बट जो बाकी आ गया, ट्रेडर आ गया, उसको सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पर ही जो है जीएसटी पे करना है अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। बट फॉर चेकिंग वेदर ही और शी इज एलिजिबल for composition scheme or not, you have to check the turnover of previous year, and in the previous year you have to check all the turnover। वो कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि ये फॉल करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में, तो करंट ईयर में एक ट्रेडर है, तो जो इनका टैक्सेबल टर्नओवर है यूनिट 1 का, उसका 1% सरकार को पे करेंगे, 50% हो गया एसजीएसटी, 50% सीजीएसटी, इसका 50% कि आधा जाएगा सीजीएसटी, आधा जाएगा एसजीएसटी, या फिर इसका 0.5% है आपका सीजीएसटी और 0.5% है एसजीएसटी। और जो दूसरी यूनिट है उसका 10 लाख रुपए का है पहले क्वार्टर का टर्नओवर, तो उसका 1% निकल कर आया, यानी आधा % सीजीएसटी, आधा % एसजीएसटी, टोटल 1% निकल कर आया 10,000, ये सरकार को ये पे कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है वो थोड़ी सी अलग है। इसमें टैक्स पेयर जो है पद्मावती है, वो एक सलोन स्टाइलिस्ट है। सलोन स्टाइलिस्ट का मतलब कि वो गुड्स की सप्लाई नहीं कर रही बल्कि सर्विस दे रही है। Who has opted for composition levy for services having one branch B1 in वसंत कुंज दिल्ली and another branch B2 in गुड़गांव हरियाणा। गुड़गांव भले दिल्ली से जुड़ा हुआ है बट स्टेट चेंज हो जाती है, अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। टोटल टर्नओवर ऑफ 2 ब्रांचेज इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वॉज 45 लाख रुपीज़। तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें लिमिट 50 लाख रुपीज़ की है, और 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, इसके लिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम में बेनिफिट उठा सकते हैं। टर्नओवर जो है ब्रांच 1 B1 का B2 का पहले क्वार्टर का वो है 5 लाख एंड 10 लाख रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब B1 का टर्नओवर है 5 लाख और B2 का है 10 लाख रुपीज़। आपको बताना है कितना कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स जाएगा। तो भैया सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में जो 2/2019 नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेते हैं उसमें 3% की रेट है, यानी 6% की रेट है। तो 5 लाख का 6% आया 30,000, 10 लाख का 6% आया 60,000। तो 3% हो गया एसजीएसटी, 3% हो गया सीजीएसटी। तो ऐसे कर आप जीएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम का। एक और यहां पर आ रहा है अच्छा एग्जांपल, बात करेंगे। अ फोटोग्राफर चंपक हैज कमेंस्ड प्रोवाइडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज इन दिल्ली फ्रॉम अप्रैल दिस ईयर। तो अप्रैल से शुरू करा उन्होंने, और उनका टर्नओवर गिवन है हर क्वार्टर का। पहले था 20 लाख, फिर था 30 लाख, फिर था 20 लाख। इन द गिवन केस चंपक हैज़ स्टार्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर। और उनके पिछले साल का टर्नओवर नील होगा, क्योंकि पिछले साल तो उनका कोई भी सेल थी नहीं, उन्होंने अपना धंधा अभी शुरू करा है। कॉन्सिक्वेंटली इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर वो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए फॉल करते हैं, वो कॉम्पोजिशन स्कीम जो है ले सकते हैं। ही बिकम्स एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन व्हेन हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीडेड 20 लाख रुपीज। चीज़ों को समझिएगा, वो सर्विसेज दे रहे हैं, जब तक उनका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड ही नहीं करा, उन्होंने अपना नया धंधा शुरू करा है, बिजनेस शुरू करा है, तो तब तक तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं होगा। अब उन्होंने जैसे ही उनका टर्नओवर 20 लाख से एक्सीड हुआ, पहला क्वार्टर खत्म हो गया, तो उसके बाद उन्होंने जीएसटी में अप्लाई कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन ले लिया होगा। अप्लाई करने के बाद उनके पास ऑप्शन था कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। हो सकता है कि उन्होंने ऑप्ट कर लिया, रजिस्ट्रेशन के टाइम उन्होंने ऑप्ट कर लिया मैं तो रजिस्ट्रेशन कॉम्पोजिशन स्कीम में लूंगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में रजिस्ट्रेशन लेने से जो पहले का टर्नओवर था उस पर तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। कारण क्या है, भैया आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, आपका टर्नओवर कम था, आप उस पर जीएसटी चार्ज नहीं कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उसके बाद अप्रैल से जून का जो 20 लाख था वो तो आप एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका टर्नओवर होगा, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद का जो टर्नओवर होगा, जो इस केस में 30 लाख आ रहा है, उस पर आप 6% यानी 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो 30 लाख का 3% 90,000, 30 लाख का 3% 90,000। अब जैसे ही आपका सितंबर आता है तो आपका टर्नओवर 50 लाख रुपीस क्रॉस हो गया पूरे साल का। करेंट ईयर जो चल रहा है वो 50 लाख से एक्सीड हो गया।
तो ये वाला जो बेनिफिट आपको मिलता है कॉम्पोजिशन स्कीम का, ये तभी मिलता है जब आपका टर्नओवर पिछले साल का भी 50 लाख से कम था और करंट ईयर में 50 लाख से एक्सीड नहीं करता है। तभी आप जो सर्विसेज अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस 3% वाली नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्नओवर अब 50 लाख से भी एक्सीड हो गया है। तो उस केस में आपको जो है नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और सितंबर एंड में जो है आपका कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट लैप्स हो जाएगा, और अक्टूबर से दिसंबर की जो सेल आप करेंगे 20 लाख, उस पर आप 18% का जीएसटी अब अपने कस्टमर से चार्ज करना शुरू कर देंगे। ठीक है सर, इस एग्जांपल से क्लियर होगा कि एक बंदा अगर नया बिजनेस शुरू करता है तो कैसे वो कॉम्पोजिशन में आ सकता है, कॉम्पोजिशन से कैसे वो आगे बढ़ सकता है, नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट करा सकता है। यहां पर देखिएगा, राम सेवक इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स, his turnover in preceding financial year is 60 lakh rupees. Since his aggregate turnover is not exceeding 1.5 crores, सर्विस के केस में 50 लाख होता है, गुड्स के केस में 1.5 करोड़ होता है, अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 75 लाख रुपीज़ होता है। वो लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए। अब ये गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो 1.5 करोड़ की लिमिट है, इनका टर्नओवर है 60 लाख रुपए, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल कर सकते हैं। और कॉम्पोजिशन स्कीम में वो गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, सर्विस की नहीं कर सकते। या तो रेस्टोरेंट सर्विस करेंगे या गुड्स की करेंगे, दो कर सकते हैं। उसके अलावा बेनिफिट दे दिया कि अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस भी आप सर्विसेज दे सकते हैं थोड़ी बहुत, और कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल कर सकते हैं अगर आपकी वो सर्विसेज 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है, या फिर 10% ऑफ टर्नओवर यानी जो 6 लाख रुपये आ रहा है उससे एक्सीड नहीं करती है, दोनों में से जो भी हायर है। तो 6 लाख रुपए तक जो है वो करंट ईयर में कुछ और सर्विस भी चाहे तो प्रोवाइड कर सकता है, उससे वो इनएलिजिबल नहीं हो जाएगा कि भाई मैं गुड्स की सप्लाई करता हूँ, मैंने थोड़ी बहुत सर्विस सप्लाई कर दी तो मैं इनएलिजिबल हो जाऊंगा। वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए बेनिफिट दिया गया है, क्योंकि आजकल तो गुड सर्विस सब इकट्ठे ही जो है दी जाती है। लेटेस्ट रिकैपिटुलेट आ गया है, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। हालांकि इसके टेस्ट और नॉलेज कंप्लीट नहीं हुई है, उसे हमें करना होगा। आओ देखते हैं। State the person liable to pay GST in the following independent cases provided recipient is located in taxable territory। देखिए, ये मेरे हिसाब से जो है रिवर्स चार्ज का जो है आपके पास जो है क्वेश्चंस आए हैं। रिवर्स चार्ज में क्या होता है कि जो आपका सप्लायर है वो टैक्स नहीं देता, बल्कि रेसिपिएंट टैक्स देता है, अपनी जेब से टैक्स देता है सरकार को। और वैसे भी रेसिपिएंट ही देता है, पर वो रेसिपिएंट सप्लायर को देता है, सप्लायर सरकार को देता है। इन केसेस में रेसिपिएंट डायरेक्टली सरकार को देता है, ऐसा लॉ बना है। तो अगर कोई आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, उस केस में वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी रिवर्स चार्ज में पे करेगी, ना कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल केस सुनता है, केस की कार्रवाई करते हैं, उसे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बोलते हैं। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट आ रहा है स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल। देखिए, अगर कंपनी स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड कर रही है, उस केस में तो बॉडी कॉर्पोरेट रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगी। पर हमारे केस में एक कंपनी जो है वो इंडिविजुअल को सप्लाई कर रही है स्पॉन्सरशिप सर्विस, तो उस केस में कंपनी ही इस पर जीएसटी देगी। यानी कि जब आप ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं रिवर्स चार्ज के, तो आपको क्या देखना है कि कौन बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किस को प्रोवाइड कर रहा है, और कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो तीनों चीज़ें में आपको क्लैरिटी होगी, तब आप बता पाएंगे अच्छा कंपनी जो है स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है, बिल्कुल रिवर्स चार्ज में आएगा, पर बॉडी कॉर्पोरेट को देगी तो आएगा, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो नहीं आएगा। इसके लिए कंपनी इस पर टैक्स देगी, बिकॉज कंपनी इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड इट विल पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी सिंस प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी। अगर सरकार रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को, तो उस केस में वो रिवर्स चार्ज में आता है, और इस केस में रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी ही इस पर टैक्स देगी। विवेक गोयल एक डायरेक्टर हैं A to Z प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के, सिटिंग फीस रिसीव करते हैं 1 लाख रुपए की फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग्स, हु विल बी लाइबल टू पे टैक्स इन दिस केस। तो भैया सिटिंग फीस किसको मिल रही है? विकास गोयल को। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? विकास गोयल। विकास गोयल इज अ डायरेक्टर, ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस टू द कंपनी, he is providing service to the company, therefore he is service provider, but it is a case of reverse charge, and in this case company will pay tax under reverse charge। चेक भी कर लेते हैं आंसर्स। पहला था आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, वो आएगा आपका रिवर्स चार्ज में। दूसरा था स्पॉन्सरशिप सर्विस बट बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं करा, तो इसमें जो है सप्लायर आएगा फॉरवर्ड चार्ज में ही।
उसके बाद इमल प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट दे रही है रेंट पर, तो आएगा रिवर्स चार्ज में। उसके बाद जो है ये जीएसटी जो है वो रेसिपिएंट पे करेगा, ए टू जेड प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये है रिवर्स चार्ज में। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आप देख रहे हैं कि अगर आपको प्रोविजंस याद है तो आप कितनी जल्दी चीज़ें कर सकते हैं। रघु एसोसिएट्स प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू वी विन क्रिकेट अकेडमी एन LLP, डिटरमाइन द पर्सन लाइबल टू बी टैक्स इन दिस केस। भाई स्पॉन्सरशिप सर्विस आपने क्रिकेट अकेडमी को प्रोवाइड करी है, वो एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है। वी विन क्रिकेट अकेडमी एक LLP है, वैसे तो कोई क्रिकेट अकेडमी LLP होती नहीं है, बट यदि कोई इंसान स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करेगा, ऊपर केस में तो कंपनी स्पेसिफिकली लिखा था, बट कंपनी के अलावा भी कोई भी प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा? बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड करेगा या फिर पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड करेगा। दोनों ही चीज़ें इसमें आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पॉन्सरशिप सर्विस का मैं आपको दिखा देता हूँ। स्पॉन्सरशिप सर्विस देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन, वैसे तो कोई भी प्रोवाइड करे, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म को प्रोवाइड करे। तो इस केस में हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप LLP को प्रोवाइड कर रहे हैं। LLP एक जो है पार्टनरशिप फर्म होती है, और इसीलिए ये रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। भाई ज़्यादा नीचे चले गए, अरे रुक जा भाई, देखो मैं नीचे का दबा भी नहीं रहा, ये नीचे जा रहा है। ये देखो, तो इस केस में जो है रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा, और जो सर्विस रेसिपिएंट है वो इस पर, जो LLP है वो इस पर जो है टैक्स देगी। थर्ड का देख भी लेते हैं एक बार। वी विन क्रिकेट अकेडमी जो है इस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स देगी, ठीक है। अच्छा, इस आंसर को लिखना कैसे है? अब पूछेंगे भाई आंसर फ्रेम कैसे करना है। क्वेश्चन आपने समझ लिया, क्वेश्चन को समझने के बाद आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भैया जो सर्विस प्रोवाइड करी गई है वो किसने प्रोवाइड करी है, वो आप लिख सकते हैं, या प्रोविजन को लिख कर आ सकते हैं पहले कि भैया इनके सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, इन दिस केस GST विल बी लाइबल अंडर रिवर्स चार्ज, नीड्स टू बी पेड बाय सच बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। फर्दर जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है वो भी पार्टनरशिप फर्म मानी जाती है, और इसीलिए इस केस में वी विन क्रिकेट अकेडमी जो है वो रिवर्स चार्ज में टैक्स देगी। तो अपनी बात को आप प्रॉपरली इंग्लिश में लिख कर आ रहे हैं फ्रेम करके, कि क्या रैशनल है, क्या आपका तर्क है जिस वजह से आप कह रहे हैं कि वी विन क्रिकेट अकेडमी जो है इसमें टैक्स देगी रिवर्स चार्ज में। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि भैया वी विन क्रिकेट अकेडमी जो है रिवर्स चार्ज में टैक्स देगी, आप लिखेंगे कि भैया रिवर्स चार्ज में टैक्स स्पॉन्सरशिप सर्विस में अगर वो प्रोवाइड की जाती है किसी कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को सॉरी, और पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस में वो उस पर टैक्स देती है, इसीलिए इस केस में वी विन क्रिकेट अकेडमी देगी। इतना लिख कर तो आएंगे इंग्लिश में। सेफ ट्रांस, अ गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी, a partnership firm which is not registered under GST, determine the person liable to pay tax in this case. सेफ ट्रांस गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी, GTA ने गुड्स ट्रांसपोर्ट करे हैं, ये एक पार्टनरशिप फर्म है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है GST में। तो यहाँ पर GST कौन देगा? भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने फर्म को प्रोवाइड करा है, फर्म रजिस्टर्ड होना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप फर्म को प्रोवाइड करते हैं तो उस केस में रिवर्स चार्ज में वो फर्म जो है उस पर GST देगी, और उसको फिर GST का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब अगर वो रिवर्स चार्ज में फॉल कर रही है तो उसको लेना पड़ेगा। लीगल फीस रिसीव बाय सुश्रुत एन एडवोकेट फ्रॉम मेसर्स तत्व ट्रेडिंग कंपनी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। ये लीगल फीस जो है रिसीव करी गई है, एडवोकेट ने रिसीव करी है, एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसका टर्नओवर 50 लाख है, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा है, उस केस में वो रजिस्टर्ड बंदा होगा, और रजिस्टर्ड बंदे को आपने सर्विस प्रोवाइड करी है तो रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। और इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस केस में जो ये ट्रेडिंग कंपनी है वो GST देगी। और दूसरा ये भी याद कर लेना भैया, जो लॉयर्स होते हैं जनरली टैक्स देते नहीं है, वैसे देते होंगे भाई, मैं सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके पास लॉ की पावर होती है, ऐसा बोल सकते हो आप, याद करने के लिए। तो इसलिए जो है सामने वाला उस पर टैक्स देगा, तो ये रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। तगड़म लगानी पड़ेगी याद करने के लिए, चीज़ें समझनी भी है, बट ये तो मगिंग अप है, ये तो याद करना पड़ेगा आपको, राइट।
स्टेट द पर्सन लाइबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, रिवर्स चार्ज। इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बट इंश्योरेंस कंपनी इस पे टैक्स जमा कराएगी। सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर, तो रिकवरी एजेंट कार डीलर को नहीं देते, बैंकों को देते हैं, ठीक है ना, बट ये तो कार डीलर को प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहले केस में तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, दूसरे केस में जो है आप अगर बैंक को प्रोवाइड कर रहे हैं एनबीएफसी वगैरह को तो रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा, क्योंकि उन्हें रिकवर करना होता है पैसा, वो एजेंट अपॉइंट करते हैं। कार डीलर को सर्विस दे रहे हो आप तो भैया वो फॉरवर्ड चार्ज में ही फॉल करेगा। यू आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, यू हैव टू कलेक्ट जीएसटी एंड पे टू द गवर्नमेंट। सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल, सिक्योरिटी सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है, तो इस केस में भी है सर्विस रेसिपिएंट जो इस पर टैक्स पे करेगा। लिखने का तरीका सेम ही होगा सब में। प्रोविजन को पहले एक्सप्लेन करेंगे कि भैया ये आपका रिवर्स चार्ज का प्रोविजन बोलता है, क्वेश्चन में ये दे रखा है और इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सुल्तान एंड सन्स एक पार्टनरशिप फर्म है, नागपुर में है, महाराष्ट्र में है, इज अ होलसेलर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट पी एंड प्रोडक्ट क्यू एग्जेम्प्ट बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म है, होलसेल है, एक टैक्सेबल प्रोडक्ट पी का और दूसरा क्यू है। इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 130 लाख, 1.5 करोड़ से कम है। फर्म विशेज टू ऑफर कॉम्पोजिशन स्कीम, कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। However, its accountant is of the view that the person engaged in making supply of exempt goods is not eligible for the state scheme. है? Why? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको 1.5 करोड़ का जो है टर्नओवर देखना होता है, एग्रीगेट टर्नओवर। फर्दर, such person must not be engaged in supply of goods which are not leviable to tax under this act and must not be engaged in making any interstate outward supply of goods for being eligible to pay tax under the state scheme। देखो दोनों में फ़र्क है ना, नॉट लेविएबल अंडर दिस एक्ट है वो तो वो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, वो सब है। एग्जेम्प्ट अलग चीज़ होती है। इस केस में एग्रीगेट टर्नओवर जो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता। फर्दर वो सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई महाराष्ट्र के अंदर कर रही है, देयरफॉर वो एलिजिबल है। अ पर्सन अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10, उसके सब सेक्शन 1 है, 2 है, हरियाणा में ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर क्रॉसेज द टर्नओवर ऑफ 1.5 करोड़ इन द मंथ ऑफ दिसंबर, will he be allowed to pay tax under composition scheme for the remainder of the year that is till 31st March? Obviously not. पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम था, आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल किया, आप क्वार्टरली टैक्स देते हो, जो भी टर्नओवर है उसका 1%, आधा % करके, और रेस्टोरेंट सर्विस है तो 2.5% देते हो। अब हुआ क्या कि आपका जैसे ही टर्नओवर करेंट ईयर का 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गया तो आपको अपने आप को नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और नॉर्मल स्कीम में कन्वर्ट करोगे तो सारे प्रोविजन जैसे हमने डिस्कस करें कि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा जो स्टॉक पड़ा होगा, आउटवर्ड भी कलेक्ट करने लग जाओगे, तो उसमें आपको कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इसमें क्या बताना, नहीं, नो लिख दिया। ऑप्शन तो तभी तक है जब तक आपका टर्नओवर एक्सीड नहीं करता, और अगर एक्सीड कर गया तो 7 दिन के अंदर आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। और आप जो है जो भी आपका कॉमन पोर्टल है उसमें स्टेटमेंट डाल सकते हैं, जो भी आपका स्टॉक वगैरह पे इनपुट वगैरह पड़ता है, गुड्स वगैरह पे, फिनिश गुड्स वगैरह पे, वो आप डाल सकते हैं और उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। Details of stock of inputs contained in semi-finished goods and finished goods held in stock by him on the date on which the option is withdrawn, वो भी 30 डेज में डिटेल को सबमिट कर देंगे। और अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है आपकी, आई थिंक 2 लाख रुपए से ज़्यादा थी, ऐसा कुछ था, तो सीए से वेरीफाई भी करवानी पड़ती है। तो जितनी बार प्रोविजंस को गो थ्रू करेंगे उतने लिंकिंग बैठेगी कि कब रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, कब रिटर्न भरी जा रही है, कैसे टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट गुड्स कौन से होते हैं उस पर नहीं लगेगा, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई तो चलो आपके कोर्स में नहीं है, CSCMA वालों के कोर्स में, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। डिटरमाइन वेदर द सप्लायर इन द फॉलोइंग केसेस आर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सेक्शन 10(1), 10(2) प्रोवाइडेड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1.5 करोड़। मोहन एंटरप्राइज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ पान मसाला, सुगम मैन्युफैक्चरर है, नेबरिंग स्टेट्स में सप्लाई कर रहा है, तो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो गुड्स की, कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते हो। 9th में देख लो। आंसर कैसे लिखोगे, सेक्शन नंबर डाल के लिखोगे, सेक्शन नंबर नहीं याद कोई बात नहीं, बिना उसके भी लिख सकते हो। तो जो आपका पॉइंट नंबर 1 है, उस केस में अगर कोई इंसान मैन्युफैक्चरिंग में लगा है, आइसक्रीम, अदर एडिबल आइस, पान मसाला, टबैको, अदर मैन्युफैक्चर्ड टबैको सब्सटीट्यूट्स, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। बट आपके केस में वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडिंग में लगा हुआ है, तो एक छोटे छोटे वर्ड का मीनिंग है कि बंदा मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, ट्रेडिंग का कर रहा है, और ट्रेडिंग का कर रहा है तो इस केस में क्या होगा, वो एलिजिबल होगा कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। हालांकि जो इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं उस केस में एलिजिबल नहीं होगा।
सुब्रमण्य एंटरप्राइज के 2 रजिस्टर्ड प्लेस हैं बिजनेस के दिल्ली में, उसका एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले साल का फॉर बोथ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस 120 लाख यानी 1.5 करोड़ से कम है। इट विशेस टू पे टैक्स अंडर कॉम्पिटिशन लेवी अंडर CGST एक्ट फॉर वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन द करेंट ईयर वाइल अंडर नॉर्मल लेवी फॉर अदर। ऐसा नहीं हो सकता। कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो तो एक पैन नंबर पर जितने भी GST का रजिस्ट्रेशन सब जगह लिए हैं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में ही फॉलो करना पड़ता है। देखो लिख भी रखा है, ऑल रजिस्टर्ड पर्सन शुड बी हैविंग द सेम पैन नंबर हैव टू ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर एक इंसान भी नॉर्मल स्कीम में करता है तो दूसरा कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल नहीं कर पाएगा, और अगर एक कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल करेगा तो सभी स्टेट्स में, वैसे तो इंटर स्टेट कर नहीं सकते, तो बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं सभी जो है उसे कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉलो उसे करेगी। सेम पैन पे जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए सभी कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो करेंगे। मिस्टर अजय का रजिस्टर्ड रिपेयर सेंटर है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। His repair center is located in the state of Rajasthan and he is not engaged in making any interstate supply of services. उनका एग्रीगेट टर्नओवर 45 लाख रुपीस का है। विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ CGST एक्ट एग्जामिन, क्या मिस्टर अजय कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं क्या इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर, और वेदर इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10(2)(a). कंसीडरिंग द ऑप्शन ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अजय, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बाय हिम assuming that his turnover for current financial year is 35 lakh rupees. Will your answer be different if Mr. Ajay procures few items required for providing repair services from neighboring state of Madhya Pradesh? हम कर रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में चीज़ समझने वाली है। यहाँ पर जो है इन्होंने पहले तो एक्सप्लेन करा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में कौन रजिस्टर कर सकता है। पूरे प्रोविजन लिख दिए कि भैया सेक्शन 10(1) में दे रखा है कि जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करेगा, और 75 लाख स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में एक्सेप्ट असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, ये भी स्पेशल कैटेगरी है बट इसमें लिमिट 1.5 करोड़ की ही मानी जा रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो एक स्पेसिफाइड रेट पर टर्नओवर का GST पे कर सकते हैं। हालांकि इसका एक प्रोवाइजो है 10(1) का, वो कहता है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में अगर आप हैं तो आप सर्विस भी सप्लाई कर सकते हैं रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा, क्योंकि रेस्टोरेंट सर्विस में तो दिक्कत है ही नहीं, वो तो आप कर ही सकते हैं। गुड्स की सप्लाई या रेस्टोरेंट सर्विस दोनों अलाउड है कॉम्पोजिशन स्कीम में। बट अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं या रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं बट उसके साथ आप कोई और सर्विस भी देना चाहते हैं तो आप 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख रुपए तक तो कर ही सकते हैं। इस केस में तो अजय जो है एक्सक्लूसिव जो है क्या सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, तो इस केस में क्या वो 10(1) के लिए एप्लीकेबल 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर सकते। बट 10(2)(a) जो इंसर्ट करा गया है जिसमें सिर्फ सर्विस सेक्टर की बात करी जाती है, 50 लाख से एक्सीड नहीं करता आपका टर्नओवर, और ऊपर वाली स्कीम में जो इनएलिजिबल है वो यहाँ पर जो है 3% करके 6% जो है सप्लाई पर टैक्स दे सकता है। तो इसलिए मिस्टर अजय जो है 2A में 10(2)(a) में रजिस्टर कर सकते हैं, और जैसे ही उनका जो टर्नओवर अभी दे रखा है 35 लाख रुपीज़ का टर्नओवर जो है 35 लाख रुपीज़ के टर्नओवर पे 6% जमा करा सकते हैं। ठीक है ना। आप प्रोक्योरमेंट जो खरीदने का है वो खरीदने का तो आप कुछ भी इंटरेस्टेड कर सकते हो, बेचने के लिए जो है वो इंटरेस्टेड नहीं कर सकते। अगर करोगे तो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक एक बारीक बारीक पॉइंट है यार, सारे समझ में होने चाहिए आपको। हाँ, मेसर्स यूनाइटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एक रजिस्टर्ड डीलर हैं, सप्लाई कर रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। देयर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ अप्लायंसेज वाज 120 लाख रुपीज, तो 1.5 करोड़ से एक्सीड नहीं करता है। फर्म ऑल्सो एक्सपेक्ट्स to provide repair and maintenance service of such appliance from the current financial year. With reference to the provision of CGST Act, examine whether the firm can opt for compensation scheme for the current financial year as well as the turnover may include both goods and service. If yes, up to what amount वो कर सकती है। भाई देखो, मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए तक कर सकते हैं, या 10% जो है आपका जो गुड्स की सप्लाई कर रहे हो उसका 10% तक आप कर सकते हो। सेम बात 12 में लिखकर दी है इन्होंने कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉलो कर सकता है अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर, इफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो टर्नओवर है डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़ एंड 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। इसमें जो है आप इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स कर सकते हो, और कुछ रेस्टोरेंट सर्विस की सप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस की भी सप्लाई कर सकते हो अगर वो एक्सीड नहीं करती है एक स्पेसिफाइड वैल्यू से। और वो वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है आपकी 5 लाख रुपीज़ और 10% ऑफ द टर्नओवर। तो 20 लाख रुपए का टर्नओवर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है नहीं दिया मालूम नहीं। अगर 120 लाख का टर्नओवर एज्यूम कर रहे हो
तो उसका 10% हो गया 12 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, उतना आप कर सकते हो। ठीक है ना, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर का 10% तक या 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, उतना आप सर्विस की सप्लाई भी कर सकते हो। अगला जो चैप्टर है वो एग्जेम्पशन का है। एग्जेम्पशन के चैप्टर में हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ ना कुछ एग्जाम्पल तो डाले ही होंगे। मतलब जो चीज़ लिख दी है आपके एक्ट में उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में भी लिख दिया है, बट वो क्वेश्चन नहीं है। इलस्ट्रेशन 1 इज अ क्वेश्चन, बट दीज एग्जाम्पल्स आर नॉट अ क्वेश्चन, दीज आर जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोविजंस जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ये सब एग्जाम्पल्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझाया हुआ है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं और बहुत बड़ा है। मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पहले करवाना शुरू कर रहा था चैप्टर 1 से, बट लॉजिक ही नहीं बन रहा, क्योंकि जब तक आप वो कॉन्सेप्ट नहीं कराओगे तो उसका एग्जाम्पल रिलेट नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई हम क्वेश्चन करेंगे कि भाई क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दो, इलस्ट्रेशन पूछी उसके आंसर दो। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि भैया वो एग्जेम्प्ट है या नहीं है। ठीक है ना, मैं जो भी आपको करा रहा हूँ मैं आपके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करा रहा हूँ। जब आप इलस्ट्रेशन देखते हैं तो उसमें आप प्रॉपर उसको टेबल बनाकर जैसे बुक में दे रखा है वैसे आप आंसर कर कर आएंगे। जैसे बुक में प्रोविजंस लिखे हुए हैं, अगर आप उन्हें बार बार पढ़ते हैं और वही चीज़ आ जाती है तो सेम लाइन लिख कर आएंगे। तो ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें हैं आपको बहुत सारी, देखो जीएसटी बहुत बड़ा है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है ना, तो मैं टेस्ट योर नॉलेज कराऊंगा एग्जामिशन की, बाकी जो भी प्रोविजंस है आप वो रिवाइज कर आएंगे और उसके बाद आप बुक की रीडिंग भी लगाएंगे अपने अपने स्टडी मटेरियल की, और जो उसके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो खुद से प्रैक्टिस भी करेंगे। फिर डाउट आएगा तो डाउट मुझसे पूछेंगे, उसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड बाय बाय।